विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। इतिहास कर रहे थे हम लोग। ठीक है, आज का टॉपिक है किसान विद्रोह और आंदोलन। किसान विद्रोह और आंदोलन, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, कवर होते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं नील विद्रोह। कौन सा? इंडिगो रिवोल्ट या नील विद्रोह 1859 से 1860। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1857 का जो महाविद्रोह हुआ था या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, वहां से दो क्वेश्चन पूछे यूपी वालों ने। एक पूछा कि 1857 से जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ बड़ा, तो संथाल विद्रोह हुआ था, सिद्धू कान्हू। अगली बार उन्होंने पूछा कि 1857 के तुरंत बाद एक बड़ा विद्रोह हुआ था कोई बंगाल में, कौन सा था? वो इंडिगो रिवोल्ट था, नील विद्रोह। क्या बोलते हैं इसको? नील विद्रोह 1859 से 1860 में। नेता याद रखना आपने, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। गोविंदपुर बंगाल में, नादिया जिले में, गोविंदपुर गांव में, सितंबर 1859 में। बहुत बारीक प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। क्या किए गए हैं? बारीक प्रश्न पूछे गए। बारीक मतलब बहुत डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले क्या कर लिया करें, याद कर लिया करें नेता कौन है, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। दूसरा याद किया करें कहां पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। बंगाल से काम नहीं चला, बंगाल में कहां हुआ था कि एक बार ये पूछा नादिया जिले में हुआ, अगली बार पूछा नादिया जिले में कहां हुआ, तो गोविंदपुर गांव में हुआ। कहां पर हुआ? गोविंदपुर गांव से भी पूछा। फिर पूछा भाई कि क्या बोलते हैं, इसके बारे में एक किताब लिखी है किसी ने, वो किसने लिखी? नील दर्पण लिखी है किताब, वो किसने लिखी? वो दीनबंधु मित्र ने लिखी। एक बार पूछा, उत्तराखंड में पूछा गया कि इसका समर्थन करने वाला अखबार कौन था, तो हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियट। ये सारे प्रश्न अलग अलग समय में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, एक पूछा गया कि जब ये विद्रोह हुआ तो उसके बाद एक नील आयोग बना, इंडिगो कमीशन बना, उसका अध्यक्ष कौन था, तो WS सीटोनकार। WS सीटोनकार की अध्यक्षता में एक नील आयोग बना, इंडिगो कमीशन बना। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि यही नील विद्रोह जब हुआ ना, तो यहाँ से निलहे बोलते थे उनको। नील उगाने वाले जो अंग्रेज थे ना, उनको बोलते निलहे। क्या बोलते थे? या नील उगाते थे जबरदस्ती। बंगाल से तो हट गए वो कहाँ चले गए? बिहार चले गए। कहाँ चले गए? बिहार में। फिर बाद में आगे चल के पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के समय में 3 कटिया सिस्टम चलता है वहां पर। वो एक नया सिस्टम लेके जाते हैं वहां पर। 3/20 भाग पर बिहार में नील की खेती करना अनिवार्य था किसानों को। क्या था? 3 कटिया, इसीलिए बोलते हैं कट मतलब 20। 3 कटिया सिस्टम, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य। तो फिर आपको पता होगा कि आगे चलकर फिर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, चंपारण नील सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, तो वो निलहों के विरुद्ध था। वो किसके विरुद्ध था? तो पहले अभी ये पढ़ लेते हैं क्योंकि ये 1859 का है। गांधी जी आएंगे बहुत बाद में, 1915 में आएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ के निलहे जाकर फिर कहाँ जाते हैं? बिहार में करवाते हैं, है ना? ठीक है, तो नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सबसे व्यापक और जुझारू विद्रोह कौन सा था? नील विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। इसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार, काश्तकार समझते हो, किसान, जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। क्या करते थे? बोलते थे नील उगाओ। इस प्रथा को स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा कहते थे। क्या कहते थे? ददनी प्रथा। यहां से क्वेश्चन बना है, ददनी प्रथा क्या थी? भाई बंगाल बड़ी अच्छी फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छा क्या होता है, चावल होता है वहां पर। मच्छी भात सुना होगा आपने, बंगालियों का जो भोजन है, प्रिय भोजन, वो क्या है? मच्छी भात, चावल खाते हैं वहां के लोग, रोटी पसंद नहीं करते हैं, है ना? अब वहां पे क्या कर रहे हैं? नील उगवा रहे। क्यों उगवा रहे? क्योंकि कपड़ों को रंगने में काम आता था नील। लेकिन नील की एक खासियत होती थी कि बंजर करता था वो जमीन को। क्या करता? फर्टिलिटी कम करता था। अब क्या हो रहा था कि इंग्लैंड के लोगों के कपड़े तो चमक रहे थे, लेकिन हमारी जमीनें क्या हो रही थी? बंजर हो रही थी। क्या हो रही थी? यानी उनके कमीज की सफेदी या उनके कपड़ों की सफेदी हमारे देश की जमीन को क्या कर रही थी? बंजर कर रही थी। दूसरा, नील उगाकर हम क्या करते भाई? खाने के लिए तो क्या चाहिए था? चावल चाहिए था। परंपरागत तरीके से खेती होती थी। उस समय थोड़े मैक्सिको से कोई हाई यील्ड सीड्स आए थे। उस समय तो परंपरागत खेती, परंपरागत बीज, वही गोबर और किस पर, मतलब ऑर्गेनिक खाद पर ही क्या होती थी? खेती होती थी। लिमिटेड प्रोडक्शन होता था,
किसान उतना ही उगाता था जितना अपने परिवार की क्या कर सके, पूर्ति कर सके। थोड़ा बहुत फिर टैक्स पड़ता था, थोड़ा बहुत के बहुत ज्यादा 50% तो टैक्स ही पड़ जाता था। समझ में आया? चलो, ददनी प्रथा याद रखना आपने। एक तो नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों का के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। क्या करना पड़ता? दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान नील मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह सबसे पहले कहां पर हुआ? बंगाल में नादिया जिले में। कहां पर? ये नादिया जिला वही है, गौरांग प्रभु की जन्मभूमि है। गौरांग प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने भक्ति में एक नई विधा जोड़ी थी, संकीर्तन। क्या जोड़ी थी? संकीर्तन। नादिया बोलते हैं उसको, नदिया नहीं बोलते हैं, नादिया जिला बोलते हैं। ठीक है। और संकीर्तन प्रणाली जोड़ी थी किसने? चैतन्य महाप्रभु, गौरांग प्रभु भी बोलते हैं उनको। ठीक है। तो नादिया जिले में गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी। क्या हुई थी? 1859 में हुई थी। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ये याद करने हैं आपने। नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। जो कास्ट होती है वो बंगाली कास्ट होती है ना। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नादिया, पावना, मैंने कहा और आके डंडों में कुछ गड़बड़ है किताबों में, उसको सही कर देना। पावना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पावना, विद्रोह भी बोलते हैं इसको। खुलना, ढाका, मालदा, सुना है? मालदा एक्सप्रेस, शालदा एक्सप्रेस, गैप है ये। मालदा गैप, शालदा गैप, तो उनके नाम पर एक्सप्रेस चलती है वहां, यहां से चलती है। मालदा एक्सप्रेस, शालदा एक्सप्रेस, है ना। मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक नील कारखाने क्या हो गए? बंद हो गए। जब नील ही नहीं उगाएंगे तो कारखाने क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये तब तक चलते रहे नील विद्रोह वैसे, जब तक कि आर्टिफिशियल नील का आविष्कार नहीं हो गया। बाद में क्या होता है? कृत्रिम नील का आविष्कार हो जाता है, जो केमिकल वाली नील जो आप यूज करते हो ना, 2 बूंदों वाला, है ना, तो वो केमिकल है। वो क्या है? नील वैसा वाला नील नहीं है जो कि जमीन पर उगाया जाता है। चलो, तो 1860 ईस्वी तक नील कारखाने क्या हो गए? बंद हो गए। 13 मार्च 1860 को विवश होकर अंग्रेजों ने WH सीटोन कार के नेतृत्व में एक इंडिगो कमीशन की नियुक्ति की, नील कमीशन की, नील आयोग की नियुक्ति की। नील विद्रोह को बंगाल के बुद्धिजीवियों, प्रचार माध्यमों, धर्म प्रचारकों और कहीं कहीं छोटे छोटे जमींदारों और महाजनों का भी क्या हुआ? सहयोग प्राप्त हुआ। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने लेख द्वारा और जनसभाओं के माध्यम से विद्रोह के प्रति अपने समर्थन की अभिव्यक्ति दी। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी, यहां से क्वेश्चन बना उत्तराखंड पीसीएस में, किसने समर्थन किया था नील विद्रोह का? आंसर हिंदू पैट्रियट ने किया था। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्र दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। तो नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर दीनबंधु मित्र ने लिखी। किसके बारे में लिखा? नील विद्रोह के बारे में लिखा। नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। बार बार रिवाइज करना पड़ता, तब जाके याद होता है। ठीक है। यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्हें सफलता मिली? आंसर इंडिगो रिवोल्ट। 1860 में नील आयोग के सुझाव पर जारी की गई सरकारी अधिसूचना, जिसमें उल्लेख किया गया था कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से हो या किया जाए। ठीक है। इस आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आंदोलनकारियों को एक बड़ी सफलता मिली। इस विद्रोह में आंदोलन के सफल होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था किसानों में अनुशासन, एकता, संगठन और सहयोग की भावना। किसी भी चीज में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले अनुशासन चाहिए। क्या चाहिए? एक अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये तो गांठ बांध लो आज। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर अनुशासन नहीं है, अगर आप रेगुलर नहीं हो, अगर आप रोज अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे रहे हो, किताबों को समय नहीं दे रहे हो, तो समझ लो क्या सफलता नहीं मिलने वाली। बहुत खराब होता है कि एक दिन तो पढ़ लिया 18 घंटे, अगले 18 दिन तक मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीरदास जी बोलते हैं ना कि मैंने कागज कभी छुआ नहीं और कलम पे कभी हाथ लगाया नहीं। अनपढ़ थे कौन? कबीरदास जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले दिन तो पढ़ लिया 18 घंटे, एक पूरी रात क्या
पढ़ते रहे जी, पढ़ते रहे। अब इतना लिख डाला कि बस महर्षि वाल्मीकि और क्या वेद व्यास जी भी क्या हो गए, उनको भी पीछे छोड़ दिया आपने। और अगले 18 दिनों तक कबीरदास बन गए कि मसीह कागज छियो नहीं, कलम गई नहीं यार। तो सबसे पहले जीवन में अनुशासन, दूसरा एकता। अगर कोई बड़ा अभियान करना है तो उसमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एकता। तीसरा संगठन, चौथा सहयोग की भावना। चौथा, मैं अपने नोट्स नहीं दूंगा उसको, या मैं अपने नोट्स नहीं दूंगी, या मैं नहीं बताऊंगा या बताऊंगी कि क्या, ये भावना क्या होती है, ये बड़ी खतरनाक होती है। चुपके चुपके व्यापार करना पुर्तगालियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। क्या हुआ, घातक सिद्ध हुआ। या मैं नहीं बताऊंगा जी कैसे पढ़ते हैं। आपस में सहयोग करोगे तो जब आप किसी का सहयोग करोगे वहां से भी कुछ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, किसी को अगर आप मैथ्स बताओगे तो तब वो आपको समय देगा हिस्ट्री के वो पॉइंट्स क्लियर करने में जो आपको क्लियर नहीं हो रहे। पर आप कहोगे कि मैं अकेले ही क्या करूंगा, अकेला चलो, है ना। हाँ, तो फिर अकेला चलो में नहीं होता है। एक में ध्यान, दो में पढ़ाई, तीन में यात्रा, चार में लड़ाई। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। कालांतर में भारत के स्वाधीनता संघर्ष में यह सफल प्रेरणा बन गई। अकेले भी आदमी सफल हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि नहीं हो सकता है, लेकिन उसको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सहयोग जब होता है तो फिर क्या होता है, चीजें क्लियर होती हैं। क्या होती हैं, आप किसी को कुछ बताओगे, वो भी आपको कुछ बताएगा, चर्चा होगी, है ना। तब क्या होगा, वो पॉइंट क्लियर होते हैं। दूसरे के मुंह के सुनने से पॉइंट क्लियर होते हैं। क्या होते हैं, ये किताबें तो आप भी पढ़ सकते हो, मैं क्यों पढ़ के सुना रहा हूं, ताकि एक समय ऐसा आएगा पढ़ते पढ़ते जब दिक्कत होगी आपको क्या, खुद पढ़ने में, वहां पर काम आएंगे आपको। तब आप सुनकर क्या करेंगे, श्रवण ज्ञान से क्या करेंगे, उसको, उन पॉइंट्स को याद करोगे। क्योंकि एक समय आएगा जब प्लेट्यू आएगा, प्लेट्यू बोलते हैं उसको, पठार, जब किताबों से पढ़ने से लिखने से दिक्कत होती है। और जैसे जैसे एग्जामिनेशन प्रेशर, एग्जाम की डेट नजदीक आती है तो किताबों से पढ़ा नहीं जाता, डर लगता है कि यार इतना कैसे पढ़ेंगे। तो तब क्या होता है, स्पीड में आप सुनोगे तो क्या होगा, काम बनेगा। समझ में आया। चलो, नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। कालांतर में भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सफलता की प्रेरणा बना। क्या बना, अगला विद्रोह भाई पावना विद्रोह। क्या है, पावना विद्रोह 1873-76 के बीच में। पावना विद्रोह 1870 और 1880 के बीच के दशक में बंगाल के लिए किसान आंदोलन का दशक था। किसान आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। यह आंदोलन पावना क्षेत्र के यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ था। यूसुफ शाही परगना को हाईलाइट करना है आपने, जो पटसन की कृषि हेतु प्रसिद्ध था। पटसन सुना है, जूट हो गया, पटसन हो गया, और क्या बोलते हैं ये, कपास हो गया, ठीक है। यूपीएससी ने एक बार यहां तक क्वेश्चन पूछा कि जो कपास की जो गांठ होती है, क्योंकि जब हम कपास का उत्पादन पढ़ते हैं ना कि देश में कितना हुआ, तो हम पढ़ते हैं कि इतनी लाख गांठों का उत्पादन हुआ। क्या हुआ, पटसन जूट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम क्या पढ़ते हैं कि इतने लाख गांठों का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। तो ढूंढिए कि जो कपास की एक गांठ होती है वो कितने किलो की होती है, और जूट की जो गांठ होती है वो कितने किलो की होती है। 170 किलो की जो गांठ होती है वो होती है कपास की, और 180 किलो की जो गांठ होती है वो होती है जूट की। किसकी होती है, ऐसे ही शायद पटसन की भी होगी, जूट पटसन उसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो यूपीएससी का प्रश्न है, सोचो, और किस किस सब्जेक्ट से पूछा उन्होंने, इकोनॉमिक्स से पूछा। किससे पूछा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम कि इतने लाख गांठों का उत्पादन हुआ। तो उसने पूछ लिया कितने किलो की गांठ होती है भाई कपास में, बताओ। तो उस लाख को हमने क्या करना था, 170 से गुणा करना था, तब हमें पता चलता इतने किलो कपास हुआ। कैसा हुआ, अब जब इतने किलो कपास हुआ, इतने लाख किलो या करोड़ किलो कपास हुआ, तो उतना ही करोड़ किलो कपड़ा बनेगा, क्योंकि उतने ही करोड़ किलो धागा बनेगा, और उतने करोड़ किलो से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। शुद्ध उद्योग है ना, भार हरासी उद्योग नहीं है कपास उद्योग। कैसा है, शुद्ध वाला, मतलब जो माल जितना आया कपास उतना ही धागा बनेगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जो इंप्योरिटी है वो हट सकती है बस, ठीक है। तो पटसन की कृषि हेतु प्रसिद्ध था भाई यूसुफ शाही परगना। कहां पर, पावना क्षेत्र में। इसमें 50 से अधिक किसानों को 1850 ईस्वी के अधिनियम 10 के द्वारा जमीन पर कब्जे का अधिकार तथा कुछ सीमा तक लगान में वृद्धि के लिए संरक्षण प्राप्त था।
क्या था? कुछ सीमा तक लगान में वृद्धि के लिए संरक्षण प्राप्त था। पावना के किसानों को अधिनियम 10 द्वारा मिली सुविधाओं के बावजूद भी जमींदारों को शोषण का शिकार होना पड़ता था। क्या होता था? जमींदारों के शोषण का शिकार होना पड़ता था। 1793 ईस्वी में से 1882 के बीच में लगान में करीब 7 गुना वृद्धि कर दी थी जमींदारों ने। कितनी? 7 गुना वृद्धि कर दी थी। कितनी? 7 गुना वृद्धि कर दी थी। तथा भूमि की नाप जोख हेतु छोटे पैमाने के प्रयोग जैसे ज्यादतियों का किसानों को सामना करना पड़ रहा था। जमीन नापने के जो पैमाने थे वो छोटे कर दिए उन्होंने। ठीक। जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पावना जिले में यूसुफशाही परगने में किसान संघ की स्थापना हुई। इस संघ ने किसानों को संगठित करने, लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे के खर्च के लिए चंदा एकत्र करने, ऐसे कार्य किए। क्या किए? इन्होंने कहा जमींदारों को लगान नहीं देना है, किसानों ने कहा संगठित रहना है, लगान नहीं देना है, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे के लिए जो खर्च होता है उसके लिए चंदा एकत्रित करना है। ये काम किए किसानों ने। और किसान वो शक्ति है जिसके सामने सरकारें झुक जाती हैं। बेरोजगारों के सामने सरकारें नहीं झुकती। कारण यह है कि आपकी संख्या बहुत कम है। क्या है? बेरोजगारों की संख्या किसानों की तुलना में बहुत कम है। और आप उस तरह के उग्र आंदोलन भी नहीं करते। किस तरह के? आप मांगते रहते हो कि समय पर करा दो जी परीक्षाएं। आप बोलते हो क्या? जल्दी दे दो जी रिजल्ट, जल्दी दे दो जी ज्वाइनिंग। यही तो है आपकी मांगे। चलो देखते हैं कहां तक। साहूकारों तथा महाजनों के चुंगल से बचने के लिए, और नहीं आपके पास संसाधन है, ट्रैक्टर है ही नहीं आपके पास कि आप जाम कर दो, है ना? कर सकते हो? अगर आंदोलन करना ही है तो मैं तो कहता हूं अगर आपने इतना इतना लिखा है तो इतना लिखकर हाईवे पर बैठ जाओ। क्या करो? जितने भी पेन कलम आपकी जो खाली हैं वो सब रख दो एक टोकरी में और खूब सारे क्या कर दो, इस तरह से विरोध प्रकट करो। देखो जी हमने कितना पढ़ा है, जल्दी कराओ पेपर पीसीएस का, क्या कराओ, और जल्दी रिजल्ट दो। और साथ में अपनी फोटोएं पुरानी और नई, कि जब हमने तैयारी शुरू की थी तब हम क्या थे, युवा थे, रिजल्ट आया ही नहीं, 2-3 साल हो गए, देखो बाल विचार क्या हो गए, सफेद हो गए, नई फोटो भी दिखाओ। तो विरोध करने के तरीके होते हैं। क्या होते हैं? उग्र आंदोलन नहीं करना है। आप क्या नहीं करना है? जहां एक बार आप पर धाराएं लगी उसके बाद आप सरकारी नौकरी से फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है? आपने सिर्फ दिमाग वाले आंदोलन चलाने हैं और सत्य के लिए लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। क्या करना है? चलो जी। साहूकारों और महाजनों के चुंगल से बचने के लिए 1874 ईस्वी में सिरूर तालुका के करडाहा गांव में विद्रोह प्रारंभ हुआ। यहां याद करना पड़ेगा 1874 सिरूर तालुका करडाहा गांव, क्योंकि यूपी वाले तो पूछते हैं इतना बारीक, उत्तराखंड में जल्दी से नहीं पूछते करडाहा गांव, क्योंकि गोविंदपुर गांव जो है ये यूपी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, है ना। करडा गांव में विद्रोह प्रारंभ हुआ। यह देखते देखते 6 तालुकों से 33 स्थानों में फैल गया। आंदोलनकारियों का उद्देश्य था साहूकार ऋणदाताओं के पास रखे गए ऋण पत्रों, डिग्रियों आदि को छीनकर नष्ट करना। साहूकारों के साथ व्यक्तिगत हिंसा का प्रयोग केवल तभी हुआ जब वे दस्तावेजों को बचाना चाह रहे थे। दस्तावेज फूकने थे कुल मिला के, अंगूठा लगा हुआ था, 3 पीढ़ियां हो गई थी। क्या जमींदारों के यहाँ क्या करते, झाड़ू पोछा करते, पैसा खत्म, मूलधन खत्म ही नहीं हो रहा था, ब्याज ही ब्याज चढ़ रहा था। कब तक करते? 12 मई 1875 ईस्वी में भीमरथों तालुका में सुपा कस्बे में यह आंदोलन हिंसक हो गया। शेष स्थानों पर यह आंदोलन अहिंसक रहा। तो ये बड़ी बात है कि यह आंदोलन अहिंसक था, लेकिन हिंसक सिर्फ कहां पर हुआ? सुपा कस्बे में, भीमरथो तालुका, 12 मई 1875। तो सुपा से क्वेश्चन बन सकता है, सुपा कस्बे में हिंसक रहा। दक्कन विद्रोह के समय महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, जिसके अंतर्गत उनकी दुकानों से सामान खरीदने और उनके खेत को जोतने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बुलोटीदार, जिसे गांव की प्रजा भी कहा जाता था, में नाई, धोबी, बढ़ई, मोची और लोहार शामिल थे, को जमींदारों के कार्य करने से रोका गया। बोला भाई बाल नहीं काटने इनके, कब तक शेविंग, कब तक नहीं कराएगा आदमी? भाई बाल नहीं काटने इनके, कपड़े नहीं धुलने इनके, कोई भी चमड़े का कार्य नहीं करना है, कोई भी लोहे का कार्य नहीं करना है इनका, परेशान नहीं होगा आदमी। तो जमींदारों के यहाँ या जो साहूकार थे, इस बुलोटीदारों को कहा गया कि आपने जमींदारों के कार्य नहीं करने हैं। ठीक है। दक्कन विद्रोह के समय सामाजिक बहिष्कार का आंदोलन पूना, अहमदाबाद, सोलापुर और सतारा जिले में
फैला। देखो ना, हम हर एक व्यक्ति जरूरी है समाज के लिए। माना जैसे हम बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन, सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, माना वो अगर हड़ताल पर चले जाएं तो 4 दिन बाद शहर से इतनी बदबू आएगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो उनको भी रिस्पेक्ट देनी है, आपने क्या करना है, उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी है। और जैसा भाई मैंने सुना है कि विदेशों में दी जाती है, हर काम को क्या दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ पर नहीं दी जाती तो आपने देनी है, क्योंकि हर एक काम क्या जरूरी है समाज के लिए। समझ में आ गया? ठीक। इवन जो रेडी ठेले वाले होते हैं उनको भी रिस्पेक्ट देनी है। अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझा देना है कि थोड़ा बगल में लगा दीजिए ताकि ट्रैफिक क्या ना हो, क्योंकि उनके बगैर भी काम नहीं चलना है। उनके बगैर भी क्या नहीं चलना है। माना फल विक्रेता है, अब उसने क्या कर दिया, रोड इधर से भी घेर दी, इधर, उसको समझा दो थोड़ा कि एक तरफ लगा दो ताकि क्या ना हो, रोड क्या ना हो, जैम ना हो। ठीक है, तो मान जाएंगे वो। ये नहीं कि उठा के क्या कर दिया, ठेला पलट दिया आपने। अरे भाई, आप वो आपके घर के नजदीक आए हैं तो आपको सहूलियत है उतनी, जितना आप क्या करोगे, जल्दी जाओगे वहां से लोगे, विकासात्मक कार्यों में लगाओगे, वरना आपको जाना पड़ेगा फिर सुबह सब्जी मंडी। यही तो होगा, ये चीज है। दक्कन विद्रोह के समय मैंने कहा सामाजिक बहिष्कार का आंदोलन पूना, अहमदाबाद, सोलापुर, सतारा जिले में फैला था। सरकार द्वारा इस विद्रोह के कारणों और प्रकृति को जांचने के लिए नियुक्त आयोग ने गरीबी और इसके परिणाम स्वरूप किसानों की ऋणग्रस्तता को ही विद्रोह का एकमात्र कारण बताया। ऋणग्रस्तता, डिप्रेशन में आया था आदमी, आत्महत्या कर लेता है कई बार। कितना ऋण था जी? 5,000। अब आप बोलोगे सिर्फ 5,000? 50,000 का तो मोबाइल लेके घूम रहे हो आप लोग, तो आपके लिए 5,000 क्या है, बहुत छोटी चीज है। लेकिन उस आदमी के लिए 5,000 रुपए बहुत बड़ी चीज थी, जिसको बार बार परेशान किया जा रहा था। 5,000 वापस कर भाई, 5,000 वापस कर। वो इतना प्रेशर में आ गया कि क्या कर दिया उसने, सुसाइड कर दी। ऐसा देखा गया है ना देश में कि 5,000 रुपए के लिए क्या कर दिया। और तब फिर कई संगठन और कई लोग आते हैं कि 5,000 तो हम ही दे देते, वैसे 5 पैसे देने के लिए तैयार नहीं। तो सरकार इसीलिए क्या करती है, ऋण माफी की भी योजनाएं चलाती है। ये पता है, एक खामखा का डर होता है कि बैंक से 5,000 ऋण लिया था, नहीं चुका पाया, अब क्या होगा, अब पुलिस पकड़ के ले जाएगी। उस डर के कारण क्या होता है, डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति। ठीक है, तो फिर कई बार क्या होता है कि जो बहुत ही गरीबी में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो ऋण क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। ये पता है? ठीक है। आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा पारित कृषक राहत अधिनियम 1879, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, कृषक राहत अधिनियम 1879 कब, कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ? आपने बोलना 1879 में। यह व्यवस्था दी गई कि सिविल प्रोसीजर के क्रियान्वयन के अंतर्गत किसानों की जमीनों को जब्त नहीं किया जाएगा। किसानों की जमीनों को जब्त नहीं किया जाएगा। पावना के अलावा यह विद्रोह ढाका, मेमनसिंह, बिदुरा, बाकरगंज, फरीदपुर, बोगुरा और राजशाही में फैल गया। पावना विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी इसका कानून के दायरे में रहना। यह सबसे बड़ी विशेषता थी, कानून के दायरे में रहना। हिंसक नहीं हुआ। कैसा था? अहिंसक था। कैसा था? एक जगह पे हुई थी हिंसा, खाली भीमरथो तालुका के सूपा कस्बे। ठीक है, इसका कानून के दायरे में रहना। किसानों की यह लड़ाई केवल जमींदारों से थी। किससे थी? जमींदारों से थी। आंदोलनकारियों का नारा था, अब देखो आईएएस वाले यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ये किसका नारा है? आंसर पावना विद्रोह का। किसका? और इसके नेता देखना, ईशान चंद्र राय हैं क्या? हाँ, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। नेता याद करना है आपने। पावना विद्रोह के नेता कौन? ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। ठीक है, चलो जी, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह का नारा था? आंसर पावना विद्रोह का। इसकी विशेषता क्या थी? ये कानून के दायरे में किया गया ये आंदोलन, सिर्फ जमींदारों के विरुद्ध था। इस आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलनरत थे। हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई इसमें, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनूठा उदाहरण था। बंगाल के बुद्धिजीवी बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त ने पावना आंदोलन का समर्थन किया था। किन दो बुद्धिजीवियों द्वारा समर्थन दिया गया पावना को? आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी चट्टोपाध्याय एक होते हैं, बनर्जी बंदोपाध्याय भी एक ही होते हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी और आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने पावना विद्रोह का समर्थन किया। इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, वही आईसीएस की आयु को क्या कम कर दिया था अंग्रेजों ने, आंदोलन छेड़ दिया इन्होंने, पूरे भ्रमण किया देश का, सबको समझाया कि ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे क्या बने, आईसीएस बने, इंडियन सिविल सर्वेंट बने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारिका नाथ गांगुली आदि ने किसानों की रक्षा हेतु क्या किया, अभियान चलाया। पावना आंदोलन के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल थे, ये इंपॉर्टेंट है, नेता याद करने हैं आपने, कौन, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। इस आंदोलन को लेकर मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा। जमींदार दर्पण किसने लिखा, जैसे नील दर्पण नील विद्रोह, जमींदार दर्पण पावना विद्रोह। नील दर्पण कौन, दीन बंधु मित्र, और जमींदार दर्पण मुशर्रफ हुसैन, मुशर्रफ हुसैन। मुशर्रफ तो याद हो ही जाएगा शायद, पाकिस्तान का एक फौजी जनरल था, बाद में उसने सत्ता हत्या ली थी। ठीक है, परवेज मुशर्रफ, तो मुशर्रफ हुसैन, जमींदार दर्पण। अगला है दक्कन विद्रोह। अगला कौन सा है, दक्कन विद्रोह 1874 से 1875। 1874 से महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर के जिलों में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। 1867 में सरकार द्वारा लगान की दर में 50% वृद्धि कर देने तथा कई वर्षों से लगातार फसल के खराब होने के कारण किसानों को लगान की अदायगी हेतु साहूकारों पर निर्भर होना पड़ा। दक्कनी साहूकारों में अधिकांश मारवाड़ी तथा गुजराती थे। क्या थे, मारवाड़ी और गुजराती थे, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जिनसे लगान अदायगी के लिए किसानों को कर्ज लेना होता था। कर्ज देने के बदले साहूकार किसानों के घर और जमीन को रेहन रखते थे। इस तरह किसान बिल्कुल महाजनों के चुंगल में होता था। किसमें होता था, महाजनों के चुंगल में होता था। तो फिर दक्कन विद्रोह हुआ। अरे भाई, जब देश आजाद हुआ ना, तो देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जमींदारों के क्या थी, चुंगल में थी। क्या थी, तब नहीं आती थी ऐसी पिक्चरें, कुछ कुछ होता है और क्या अजीब सी अद्भुत सी धूम मचा ले धूम, इस तरह की पिक्चरें नहीं आती थी। तब आती थी मदर इंडिया। क्या आती थी, मदर इंडिया जैसी पिक्चरें आई, जिसमें बड़ी भूमिका निभाई किसने, सुनील दत्त ने, और जो नरगिस दत्त है ना, नरगिस दत्त जी का एक बार पूछा कि वास्तविक नाम क्या था, जद्दन बाई था, क्या नाम था उनका। तो फिर सुनील दत्त बेटे बने बाद में, हालांकि वो पत्नी बनी, लेकिन उस पिक्चर में उन्होंने भूमिका निभाई किसकी, राजकुमार जैसे चरित्र थे उसमें। कभी देखना, गाने सुनना कभी उसके, है ना, रोक जन्म की चक्की अब तो, मतलब बच्चे होते थे किसानों के, हो ही रहे हैं, हो ही रहे हैं, तो उसमें बता रखा है गाने के माध्यम से। ठीक है, कैसे बैल चला जाता है, कैसे वो व्यक्ति क्या करता है, एक जगह खुद और एक जगह बैल। एक जगह बैल मतलब ले गया साहूकार, अब कैसे जोतना है खेत को, खेत कैसा बंजर है, एक जगह खुद अपना गर्दन फंसा कर क्या कर रहा है, हल खींच रहा है। ऐसा भी किया इस देश ने, समझ में आया। सब स्कूटी में नहीं हुए, पैदा होते ही सबको कार और स्कूटी नहीं दिखी घर के आगे, क्या दिखे, उस जमाने में बैल कोई साहूकार खींच के ले जा रहा है, जमीन पर कब्जा हो गया, मकान पर कब्जा हो गया है ना। बच्चे भूख से बैठे हुए हैं, माँ का दिमाग खा रहे हैं, खूब सारे बच्चे अगल बगल चूल्हे के बगल में, माँ क्या कर रही है, पत्थर उबाल रही है। बच्चे कह रहे हैं कब बनेगा खाना, वो कह रही है बनेगा तब बनेगा। बाद में लिखा है किसी ने कि बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। क्या खा के, फरेब मतलब माँ क्या करती, खाने के लिए था ही नहीं, क्या करती, पानी रखा, चूल्हा जलाया, पत्थर रखे उसमें, कहा कि अब उबल रहे हैं, उबल रहे हैं, उबल रहे हैं, है ना। चलो जी, मोपला विद्रोह। क्या, मोपला, मप्पिला से बना है मोपला। मप्पिला मतलब होता है घर जवाई, मप्पिला मतलब घर जवाई। हाँ जी, अली मुस्लियार, क्या नाम याद रखना आपने इसमें, अली मुस्लियार याद रखना। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, केरल में। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं कुछ और भी है, जुल्फ रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इसकी ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी। पहले ऐसे गाने बनते थे, कैसे, ऐसे कि इसकी भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इसकी एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। बाद की पिक्चरों ने आपको क्या सिखाया, आपको डाइवर्ट कर दिया। वैसे ही आपकी एज कैसी, टीनेज,
वैसे ही आपके हार्मोन कहाँ चरम पर, और वैसे ही वो लिखने वाले और वैसे ही वो गाने वाले। दिमाग पर क्या असर हुआ? माइंड डाइवर्ट हो गया। क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया। उसमें बोला कि बिना प्रेम के तो है ही नहीं कुछ जीवन में। ठीक है, जबकि पहले ये था कि इस तरह से लिखा जाता था, जो लेखक थे, या इस तरह से गाया जाता था कि बोला जाता कि पहले भाई कुछ क्या कर लो, पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, पढ़ लो लिख लो, है ना। चलो, तो मोपला विद्रोह, मोपला मप्पिला से बना है, घर जवाई, कुछ मुस्लिम लोग थे, घर जवाई बन गए थे। हिंदू साहूकारों के विरुद्ध क्या किया उन्होंने? आंदोलन किया। मोपला लोग केरल के मालाबार कोस्ट, मालाबार समझते हैं? मालाबार तट बोलते हैं केरल वाले तट को। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। जो गोवा वाला तट है उसको कोंकण तट बोलते हैं। तमिलनाडु वाले तट को कोरोमंडल बोलते हैं। आंध्र प्रदेश वाले को उत्तरी सरकार बोलते हैं। बोलते हैं। तो मालाबार तट, मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब और मलयाली मुसलमान थे। क्या थे भाई? ये वो मुसलमान हैं जो बहुत पहले, सबसे पहले सोच सकते हो आप, जब अरब लोग घोड़ों का व्यापार करते थे तब यहां बस गए थे। कहाँ? दक्षिण भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते कभी भी। इस समय देखे गए, किस समय? यहां पर देखे गए मोपला विद्रोह के समय में। हिंदू मुस्लिम दंगे इसलिए नहीं होते थे क्योंकि मुस्लिम जो लोग थे ना, उन्होंने वो क्या कर लिया था, उसी चीज को स्वीकार कर लिया था, उस ज्योग्राफी को, उसके क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप जो होते हैं, धर्म मान लिया था कि सबका अपना अपना पैटर्न है ना। तो ठीक है जी। तो उन अरबों की संतान थे जो कभी घोड़ों का व्यापार करने के लिए कभी दक्षिण भारत आते थे। कई जगह पे पढ़ा होगा आपने कि विजयनगर के उस राजा ने अरबों के साथ समझौता किया और सभी घोड़े क्या कर लिए, खरीद लिए। ऐसा इतिहास में पढ़ने को मिलता है। ठीक है। मलयालम आपको पता है वहां की भाषा है, तो मलयाली मुसलमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब ये वो लोग थे जो मंदिरों में भी जाते थे, प्रसाद भी खाते थे। ये वो उस पर नहीं चलते थे, किस पर, कि जी शरीयत में ऐसा लिखा हुआ, उसमें ऐसा लिखा हुआ। एपीजे कलाम है, ठीक है, राष्ट्रपति हुए, वो बताते हैं कि हम स्कूल जाते थे, रोज मंदिर से प्रसाद लेते हुए जाते थे, खाते थे। क्या है, प्रसाद खाने की चीज तो है, प्रभु तो है, प्रभु का प्रसाद है, खा लो। तो मलयाली मुसलमान थे। 8वीं-9वीं शताब्दी में एक अरब मूल के कुछ लोग केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आकर बस गए। इन्हें मोपला की संज्ञा प्रदान की गई। अधिकांश मोपला छोटे किसान या छोटे व्यापारी थे जो अपनी गरीबी और अशिक्षा के कारण थंगल कहे जाने वाले, क्या थंगल कहे जाने वाले काजियों और मौलवियों के प्रभाव में थे। काजियों और मौलवियों के प्रभाव में थे। तो काजी और मौलवियों को क्या कहते हैं? थंगल। मालाबार के हिंदू, नंबूदरी और नायर जैसी उच्च जाति के भूस्वामियों का शासन, पुलिस और न्यायालय से संरक्षण प्राप्त था। अब मालाबार किसका था भाई? अधिकतर जो वहां पर होते थे वो नंबूदरी होते थे, ब्राह्मण होते थे, नंबूदरी। इवन आपके जो आदिगुरु शंकराचार्य जो हैं वो नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। किसमें हुए? आपके बद्रीनाथ के जो रावल हैं वो नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। क्या होते हैं? नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। वो आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई गई क्या है, व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ का पुजारी कौन होगा? दक्षिण से आएगा और विवाह नहीं करेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है? रावल जो होंगे वो विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, और कितनी बार नहाएंगे? जितनी बार भोग लगेगा उतनी बार नहाएंगे। कहाँ से आएंगे? 8 डिग्री 4 मिनट गर्म, भयंकर गर्म, कहाँ? केरला में। और कहाँ आएंगे? हाई एल्टीट्यूड बद्रीनाथ, हायर हिमालय पे। और क्या करेंगे? विवाह भी नहीं करेंगे और 5 बार कम से कम नहाएंगे। जितनी बार मंदिर में पूजा करने जाएंगे उतनी बार स्नान करना पड़ेगा। तो बद्रीनाथ जी का ही स्वरूप माना जाता है। किसको? रावल जी को भी, क्योंकि इतना स्ट्रगल करते हैं वो भाई, है ना। और वैसे भी क्या होता है कि फिर एक और समस्या होती है, बहुत लंबी आयु नहीं होती है। कारण यह कि आप किसी एक व्यक्ति के, भूगोल के व्यक्ति को दूसरी जगह पर आपने क्या कर दिया, यानी आपको अगर मैं मंगोलिया भेज दूं तो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे आप। समझ में आया? ठीक। तो मालाबार में कौन थे? हिंदू, नंबूदरी थे। नायर, नायर जैसे उच्च जाति के भूस्वामियों का शासन था। पुलिस और न्यायालय से संरक्षण प्राप्त था इनको। ठीक है। मोपला या मोपला जो विद्रोही थे इसलिए सांप्रदायिक हो गए क्योंकि अधिकांश जमींदार या भूस्वामी हिंदू थे और काश्तकार अधिकांश क्या थे? मुसलमान थे। मोपला विद्रोह 19वीं शताब्दी में अत्यधिक आत्मघाती हो गया क्योंकि इन मोपलाओं के मन में यह भावना घर कर गई थी कि जो मोपला लड़ते हुए मारा जाएगा वह
अहदियों की तरह सीधे स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग नहीं बोलेंगे, जन्नत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जन्नत जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है क्या, कि किसी के दिमाग में ये बिठाना कि जन्नत मिलती है क्या करके। जन्नत इस धरती पर है। क्या है? जन्नत कहाँ थी? कश्मीर में थी। कब तक थी? जब तक वहां पर क्या होता, शूटिंग होती थी, लोग जाते थे, हाउस बोट में बैठते थे, सबका व्यापार चल रहा था, सबका क्या, सब समृद्ध हो रहे थे, केसर उगता था, है ना, और सेब होते थे, वो नीचे आते थे, यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था बहुत ज्यादा। सारे लोग घूमने कहाँ जाते थे? कश्मीर। कश्मीर को बोलते थे जन्नत। फिर कुछ लोग हुए वहां पर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि आप क्या करो, सेना के साथ लड़ो। क्या करो? सेना के साथ लड़ो, आपको जन्नत मिलेगी, 72 हुरे मिलेंगी। फिर लड़ाई शुरू हुई, पत्थरबाजी शुरू हुई, चलता रहा चलता रहा, पता नहीं जन्नत तो पता नहीं मिली कि नहीं मिली, 72 हुरे मिली कि नहीं मिली। लेकिन क्या हो गया, कई लड़के क्या हो गए इसमें, मर गए। क्या हो गए? और जो बोलने वाले थे, समझाने वाले थे, जो ये बता रहे थे कि जन्नत मिलेगी, 72 हुरे मिलेंगी, वो इतने समृद्ध हो गए कि बताया जाता है कि कश्मीर का जो बजट केंद्र सरकार से जाता था वो कश्मीर पर लगता ही नहीं था, वो सब उनकी जेब में हो जाता था। और वो कौन थे? रहनुमा थे वहां। कौन थे? ये वही लोग थे, वो जाने पहचाने चेहरे हैं वो कश्मीर के। वो घराने हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे और महंगी महंगी कारों में घूम रहे थे और बड़े बड़े होटल्स के मालिक थे। उन्हें कुछ नहीं करना था, खाना था, पीना था, सोना था, बस उनके बच्चे। और वो दूसरे के बच्चों को क्या करवा रहे थे? 500 रुपए देके पत्थर मरवा रहे थे किस पर? सेना पर। फिर तब सत्ता परिवर्तन हुआ, 370 खत्म हुई, विकास की गंगा बह रही है, G20 हुआ, G20 ने भी कहा भाई हाँ बढ़िया, और अब बयान बदलने लग गए वहां के। बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले भी बोल रहे हैं हमें भी क्या करना है, मिला लो भाई, आटा बहुत महंगा हो गया। क्या हो गया? समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं बेबाकी से बोल देता हूं, कोई मिसाइल ना गिरे, बस चलो। शिक्षक का काम है सत्य बताना, है ना। तो भाई यहां पर भी ऐसा ही कुछ हो गया। क्या हो गया कि अहदियों की तरह सीधे स्वर्ग जाएगा, दिमाग में बिठा दिया उनके। वो सब लड़ने मरने पर क्या हो गए? उतारू हो गए। इतना ज्यादा मार काट हो गई कि पूछो मत। 19वीं सदी में 1836 से 1854 ईस्वी के बीच मोपलाओं के 22 विद्रोह ग्रामीण आतंकवाद का एक विशिष्ट उदाहरण था। क्या था? जिसकी जड़ें स्पष्टता कृषि व्यवस्था में थी। किसमें थी? जड़ें कहाँ थी? कृषि व्यवस्था में थी। यह मोपला विद्रोह का प्रथम चरण था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी का मोपला विद्रोह ग्रामीण आतंकवाद का एक विशिष्ट उदाहरण था। ग्रामीण आतंकवाद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रामीण आतंकवाद का एक विशिष्ट उदाहरण था, जिसकी जड़ें स्पष्टता कृषि व्यवस्था में थी। यह मोपला विद्रोह का प्रथम चरण था। 1921 ईस्वी में द्वितीय मोपला विद्रोह हुआ, जिसके कारणों में कृषिजन्य असंतोष था। क्या था? कृषिजन्य असंतोष था। लेकिन कालांतर में असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने पर इस आंदोलन ने सांप्रदायिक राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। गांधी जी पर एक आरोप और लगाया जाता है। एक आरोप तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को न रुकवाना। एक आरोप यह भी लगाया जाता कि इस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। किसने? बापू ने। गांधी जी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही भर्त्सना की मोपला विद्रोह की। ठीक है, चलो जी। तो 1921 ईस्वी में द्वितीय मोपला विद्रोह हुआ, जिसके कारणों में कृषिजन्य संतोष था। लेकिन कालांतर में असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने पर इस आंदोलन ने सांप्रदायिक राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। 1921 में केरल के मालाबार जिलों में काश्तकारों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1920 में मंजेरी में हुए मालाबार कांग्रेस सम्मेलन में इस आंदोलन को उकसाया था। किसने उकसाया? मंजेरी मालाबार कांग्रेस सम्मेलन ने इस आंदोलन को उकसाया था। खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया। क्या किया? मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया। तो शौकत अली कौन? महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद वही हैं जिनका जन्म मक्का में हुआ, जो आपके शिक्षा मंत्री थे पहले। ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन था कि पहले शिक्षा मंत्री का जन्म कहाँ हुआ था आपका। तो मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया। 15 फरवरी 1921 को सरकार ने इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी करके खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया, याकूब हसन, के माधव नायर को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों के धार्मिक गुरु और स्थानीय नेता अली मुस्लियार, मेन जो नेता है वो है अली मुस्लियार। कौन है?
अली मुस्लियार को गिरफ्तार करने के प्रयास में मस्जिदों पर छापे मारे गए। परिणाम स्वरूप पुलिस को विद्रोहियों के आक्रामक तेवरों का सामना करना पड़ा। कई विद्रोही क्या हुए, मारे गए। मोपला विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी। अब देखो भाई, सेना का शासन लगाना पड़ा वहां पर। क्या लगाना पड़ा? सैनिक शासन की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप मोपला विद्रोह को 1921 ईस्वी के अंत तक बर्बरता से दबा दिया गया। और फिर बाद में हुआ क्या? हासिल लगे जीरो। हिंसा जब होती है किसी के उकसाने पर, या ये जो इस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं क्या कि आप फिदाइन बन जाओ, बम बांधो, खुद भी उड़ो और औरों को भी उड़ा दो, तो ये क्या है? प्रलोभन होते हैं। ये ऐसे प्रलोभन होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, हो भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर उन व्यक्तियों से अब पूछा जाए कि भाई तुमने सही किया था, तो वो यही बोलेंगे नहीं, गलती होगी। क्या हुई थी? तो सिर्फ क्या है, उकसाने की बात होती है ना। इसीलिए संविधान में आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 19(1)(a) पर जब युक्त निर्बंधन लगते हैं तो उसमें एक अपराध उद्दीपन भी है। क्या है? अपराध के लिए किसी को उद्दीपित करना भी क्या है? गलत है। इसलिए आर्टिकल 19(1)(a) वाक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता पर अपराध उद्दीपन पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? याद आया? हाँ। 19(1)(a) पर प्रतिबंध कहां मिलता है? 19(2) में मिलता है। 19(2) की वो लिस्ट याद करनी पड़ेगी जिनको आधार बनाकर उस पर युक्त निर्बंधन लगाए गए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा फड़के आंदोलन और अन्य आंदोलन पढ़ाऊंगा। कितना हुआ टाइम? ठीक है, इतना का।